आज की 11th बायो की क्लास में अपन पढ़ेंगे आवर्त बीजी पादपों की आकारे की भाग 2 आवास प्रकृति के आधार पर आवर्त बीजी पादपों का वर्गीकरण। इसे 5 वर्गों में बांटा गया है। पहला है मरूदभिद। जैसा कि पहले अपन जानते हैं कि मरूदभिद नाम से ही कि मरुस्थलीय भागों में पाए जाने वाले वनस्पति या पादप जो है मरूदभिद पादप कहलाते हैं। इनमें प्रकाश की तीव्रता, तेज हवा, गर्मी, पानी की कमी, रहती हैं। यहाँ की पादप की पत्तियाँ, तने मोटे, मांसल, गूदेदार होते हैं, जिससे ये तेज गर्म हवा, गर्मी आदि को सहन कर वाष्पोत्सर्जन की दर को कम करते हैं। पत्तियाँ नुकीली व कांटेदार होती हैं, जैसे नागफनी, एलोवेरा etc। देन सेकंड आते हैं जलोदभिद। जलीय वातावरण में पाई जाने वाली वनस्पति जलोदभिद कहलाती हैं। इसमें पादप जल निमग्न व जल पर तैरने वाले होते हैं। जल निमग्न पादपों में पत्तियाँ लंबी, रिबन के समान किनारों से कटी फटी होती हैं तथा इनमें वायुकोश होते हैं
जिससे ये पानी में डूबते नहीं हैं। जल में तैरने वाले पादप की पत्तियां बड़ी व चौड़ी होती हैं। जलीय पादपों में जल संवहन तंत्र अल्प विकसित होता है। एग्जाम्पल कमल, सैनिटेरिया, तीसरा है समोद्भिद। समोद्भिद पादप जो है ये सामान्य ताप व नमी वाले वातावरण में पाई जाती हैं। सामान्य ताप और नमी यानी कि न ज़्यादा तेज ताप है न ज़्यादा नमी है, यानी न सूखा है न ज़्यादा नमी है। ऐसे वातावरण में जो है ये समोद्भिद प्रकार की वनस्पति या पादप होते हैं। इन पादपों में एक बीजपत्री व द्विबीजपत्री पादप आते हैं। एक बीजपत्री पादप इसमें गेहूं, मक्का और द्विबीजपत्री में चना, चंवला, मूंग, मटर आदि के पादप जो हैं वो द्विबीजपत्री में आते हैं और इन्हें जो है सामान्य ताप व नमी की आवश्यकता होती है। ऐसे वातावरण में ये पाए जाते हैं। चौथा आता है लवणोद्भिद। लवणोद्भिद हेलोफाइट जिनको कहते हैं, ये अधिक लवण व जल की मात्रा अधिक होती है, वहाँ पर ये पादप पाए जाते हैं। ये जैसे दलदल वाले स्थान, समुद्री तट आदि स्थानों पर जो है अधिक लवण वाला मिट्टी पाई जाती है और ऐसी मिट्टी में जो है ये लवणोद्भिद पादप होते हैं। समुद्री तट पर पाए जाने वाले पादप जो है मैंग्रोव पादप कहलाते हैं। समुद्री तट पर पाए जाने वाले पादप मैंग्रोव पादप कहलाते हैं और इनमें जो है श्वसन न्यूमेटोफोर के द्वारा होता है। क्या है ये? इसमें श्वसन जड़ होती है। ये न्यूमेटोफोर क्या है? श्वसन जड़ है जिसके द्वारा श्वसन क्रिया होती है। क्योंकि समुद्री तट पर या दलदली वाले स्थानों पर जो दलदल होता है उसमें ऑक्सीजन की कमी होती है और ऑक्सीजन की कमी होने के कारण से इनमें न्यूमेटोफोर जड़ें होती है, जिससे ये जड़ें दलदल से ऊपर निकल करके श्वसन क्रिया करती है और अपना पोषण पूरा करती हैं। इसमें उदाहरण आता है आपके पोर्चुला का। सुइडा
और पोर्चुलाका। नेक्स्ट आते हैं अधिपादप। अधिपादप यानी कि दूसरे पादपों पर चढ़ करके पादप अपनी वृद्धि करते हैं, वो कहलाते हैं अधिपादप। ये पादप अब दूसरे कहाँ होते हैं? शुष्क वन, शुष्क वनों में बड़े बड़े लंबे वृक्ष पर उगने वाले पादप अधिपादप। अब ये दूसरे पर वृद्धि कर रहे हैं लेकिन पोषण अपना खुद बना रहे हैं, पोषण स्वयं निर्माण करते हैं। केवल ये अपनी वृद्धि के लिए दूसरे, अपने सहारे के लिए दूसरे पादपों के ऊपर उगते हैं और अपना पोषण स्वयं बनाते हैं। ऐसे पादप अधिपादप कहलाते हैं। और अधिपादप में उदाहरण है अपने वैंड्रा। ये ज़्यादातर उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के अंदर जो लंबे लंबे बड़े बड़े वन होते हैं उन क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट आता है अपने, ये तो हुआ अपने आवास के आधार पर पादप वर्गीकरण। अब आता है पादप का पोषण, कि ये पोषण किस प्रकार से करते हैं। जनरली पोषण जो है, पादप अपना पोषण खुद बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा अपना पोषण खुद करते हैं, तो वे कहलाते हैं स्वयं पोषी। लेकिन कुछ पादप ऐसे होते हैं जो दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं, जिन्हें परजीवी कहते हैं। और ये परजीवी पादप जो है मूल परजीवी और स्तंभ परजीवी दोनों प्रकार के होते हैं। मूल परजीवी और स्तंभ परजीवी में कुछ आंशिक होते हैं और कुछ पूर्ण परजीवी के रूप में होते हैं। यानी कि आंशिक स्तंभ परजीवी, आंशिक मूल परजीवी, पूर्ण मूल परजीवी और पूर्ण स्तंभ परजीवी और सहजीवी। ये इस 5 प्रकार का जो है इनमें परजीवियों में पोषण होता है। कुछ आंशिक स्तंभ परजीवी स्तंभ के ऊपर परजीवी के रूप में, कुछ भाग जो है स्तंभ के ऊपर परजीवी के रूप में होते हैं, जैसे विस्कुम में होता है, डेंड्रोपैथी में होता है। आंशिक मूल परजीवी चंदन जो है ये मूल के अंदर, आंशिक रूप से मूल के अंदर परजीवी के रूप में कार्य करता है, अपना पोषण प्राप्त करता है। पूर्ण परजीवी रेफ्लिशिया है और पूर्ण आंशिक मूल परजीवी चंदन में है और पूर्ण मूल परजीवी रेफ्लिशिया के अंदर होता है। सहजीवी जीवन, जैसा कि सहजीवी जीवन जो है पादप में मटर कुल के अंदर जो मटर है, चना है, इनमें राइजोबियम, जड़ों के अंदर राइजोबियम जीवाणु होते हैं और ये राइजोबियम जीवाणु मोनोट्रोपा कवक के साथ मिल करके पोषण बनाते हैं, कवक को पोषण प्रदान करते हैं और कवक ये जीवाणु को सहारा प्रदान करता है। और यहाँ ये दोनों जो है इसको चने के पौधे को या मटर के पौधे को दोनों पोषण, इन दोनों के सहजीवन से इन्हें पोषण, चने के पौधे को पोषण प्राप्त होता है। तो इस तरह से आंशिक स्तंभ परजीवी, पूर्ण स्तंभ परजीवी, आंशिक मूल परजीवी, पूर्ण मूल परजीवी और सहजीवी, इस प्रकार के परजीवी पोषण होते हैं। अब आते हैं अपन आगे जड़ की आकारिकी। जड़ की आकारिकी, जैसा कि अपन ने पहले विभज्योत के उत्तक पढ़ा था, उसमें भी मैंने आपको ये बताया था कि जो विभज्योत के उत्तक हैं वह शीर्ष स्थान पर पाया जाता है, चाहे मूल है चाहे स्तंभ है, उनके शीर्ष स्थान पर विभज्योत की उत्तक पाया जाता है। तो जड़ के अपन
ये वर्धन क्षेत्र देखेंगे, क्योंकि वर्धन क्षेत्र ही हमारे को जो आगे अपने पर रूपांतरण आएंगे उसके अंदर ये सहायक होंगे। इसलिए अपन इसका वर्धन क्षेत्र देखेंगे कि जड़ की आकारिकी में जो जड़ का वर्धन क्षेत्र है, वर्धन क्षेत्र का मतलब वृद्धि क्षेत्र, जो वृद्धि करने वाला क्षेत्र है वो वर्धन क्षेत्र कहलाता है। तो ये वृद्धि क्षेत्र है। मूल की ये संरचना जो नीचे वाला पॉइंट है, जो प्राथमिक मूल है, उसमें सबसे नीचे जो भाग है मूल सिरा, मूल रोम जिससे होते हैं, मूल गोप से ढका हुआ भाग है। ये मूल गोप इस मूल को मिट्टी में अंदर प्रवेश करने के समय इसकी कोशिकाओं को बचाने का काम करता है। मिट्टी के साथ ये कोशिकाएं रगड़ से नष्ट न हो, इसके लिए ये मूल गोप जो है यहाँ पर पाया जाता है। ये जो चित्र देख रहे हैं, इस चित्र में आप मूल गोप से के अंदर जो वर्धी क्षेत्र हैं जिनमें कोशिकाओं में बार बार विभाजन की क्षमता होती है, ये शीर्ष मूल शीर्ष जिसको कहते हैं, मूल शीर्ष वाला भाग जो है विभज्योतकी कोशिकाओं से बना है और ये कोशिकाएं बार बार विभाजित होकर के जमीन में अंदर मृदा में प्रवेश करती जाती हैं और मूल गोप उन कोशिकाओं को रक्षा करता है। ये क्षेत्र कहलाता है विभज्योतकी क्षेत्र। इसके बाद जो विभज्योतकी कोशिकाओं के विभाजन के फलस्वरूप कोशिकाएं बनती है और ये क्या धीरे धीरे स्थायित्व की ओर चली जाती है और इनमें एक बार का विभाजन करने की क्षमता जो है वो खत्म हो जाती है, तो वह कहलाता है दीर्घीकरण क्षेत्र, जिसमें मूल रोम नहीं होते हैं। ये विभाजित हो समय आने पर विभाजित हो सकती है, लेकिन एक बार ये विभाजन की क्षमता खो करके दीर्घीकरण क्षेत्र में परिवर्तित हो जाती हैं। दीर्घीकरण क्षेत्र की कोशिकाएं जब इनमें स्थायित्व की ओर होकर के विभाजन की क्षमता पूर्णतया खत्म हो जाती है, तो वह परिपक्वन क्षेत्र कहलाता है और जड़ का ऊपर वाला भाग जो है वो परिपक्वन क्षेत्र कहलाता है, जिसमें मूल रोम या पार्श्वी रोम जो है, पार्श्वी मूल जो है वो निकलती हैं। तो ये तो हुआ जड़ की आकारिकी में क्षेत्र, मूल गोप, विभज्योतकी क्षेत्र, दीर्घीकरण क्षेत्र और परिपक्वन क्षेत्र। अब आते हैं अपन नेक्स्ट पॉइंट जड़ों के प्रकार में। जड़ों के प्रकार में जड़ दो प्रकार की होती है, मूसला मूल और अपस्थानिक मूल। मूसला मूल जो बीज के अंकुरण के समय एक तो बनाती है प्रांकुर बनाती है और दूसरा बनाती है मूलांकुर, और मूलांकुर के परिवर्तन से जो मूल बनती है वह मूल प्राथमिक मूल कहलाती है। और धीरे धीरे ये प्ररोह से प्ररोतंत्र बनता, प्रांकुर से प्ररोतंत्र बनता है और मूलांकुर से प्राथमिक मूल बनती है। धीरे धीरे यह प्राथमिक मूल पार्श्वी मूलों में विभक्त हो जाती है और इस तरह से प्राथमिक मूल और पार्श्वी मूलें मिल करके यह मूसला मूल कहलाती हैं। इसमें जो एक प्राथमिक मूल होती है वो लंबी होती है और पार्श्वी मूल जो है वो छोटी होती है, तो ये कहलाती है मूसला मूल। दूसरी है अपस्थानिक मूल। अपस्थानिक मूल, यह मूल नीचे मूलांकुर से न निकल करके यह स्तंभ, शाखा, पत्ती आदि से परिवर्तित होकर के यह मूल जड़ की तरह कार्य करके भूमि में पहुंचकर जड़ की तरह कार्य करती है। यानी जैसे अपन ने देखा होगा गन्ना, गन्ने में पर्व संधि से रेशे निकलते हैं। पर्व संधि से क्या निकलते हैं? रेशे निकलते हैं। ये रेशे तो ये क्या कहलाती है? अपस्थानिक मूल। पत्ती, ये तने से, तने के पर्व संधि से
जो रेशे निकलते हैं, रेशे निकल करके क्या होते हैं, ज़मीन में पहुंच जाते हैं और ज़मीन में पहुंच करके पौधे को खड़ा रखने में मदद करते हैं। तो ये कहलाती है अपस्थानिक मूल। ये अपस्थानिक मूल जो है 2 भागों में विभक्त है। एक तो है रेशेदार मूल और दूसरी है कलम। क्योंकि कलम भी स्तंभ को काट कर कलम बनाई जाती है और उसे लगा करके नए पौधे का निर्माण किया जाता है, जो जड़ का कार्य करती है। कलम भी क्या करती है, जड़ का कार्य करती है। और इसी तरह से रेशेदार मूल जो है यह एक साथ गुच्छे के रूप में निकल करके, जिसको हम जकड़ा मूल भी कहते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया, ये मक्के में है, गन्ने में है, गेहूं में है, ये जो मूल निकलती है ये कहलाती है जकड़ा मूल, रेशेदार या जकड़ा मूल, जो नीचे से मिट्टी को जकड़ लेती है, एक साथ सारे रेशे जैसी संरचना बनाती है, वो कहलाती है रेशेदार या जकड़ा मूल। अपस्थानिक मूल में कई तरह की पत्ती से भी परिवर्तित होती है। जैसे बरगद में देखा आपने, तने से कितनी लंबी लंबी जड़ें निकलती और निकल करके मिट्टी में पहुंच जाती, मिट्टी में ज़मीन में चली जाती। तो इस तरह से ये अपस्थानिक मूल जो है रेशेदार और कलम के अंदर विभक्त हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे जड़ के रूपांतरण। अब ये जो रूपांतरण जो देखेंगे उसमें मूसला मूल के रूपांतरण अलग होंगे और अपस्थानिक मूल के रूपांतरण अलग होंगे। तो इस प्रकार से अब देखेंगे हम जड़ के मूसला मूल के रूपांतरण। नेक्स्ट वीडियो में अपन ये देखेंगे